हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। मैं शैल, आपकी एजुकेटर CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में। और आज मैंने बोला तो था 7 बजे, लेकिन वो शेड्यूल नहीं हो पाया, तो 6:30 बजे ही मैं इसलिए थोड़ा लेट करके आई कि जो लोग 7 बजे सोच के रखे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज प्रोसेसिंग ऑफ mRNA पढ़ेंगे या प्रोसेसिंग ऑफ RNA पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। मैं लाइव आ चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। आपने कल देखा था कि जब RNA ट्रांसक्रिप्शन होके बाहर आता है यूकैरियोट्स के केस में, तो स्टार्टिंग में पहले ही उसकी कैपिंग हो जाती है, उसके बाद उसकी स्प्लाइसिंग के मशीन्स उसके ऊपर उसके डीएनए पॉलीमरेज के सीटीडी डोमेन जो होता है या टेल होता है, उस पर स्प्लाइसिंग के एंजाइम्स बैठते हैं और स्प्लाइसिंग होती है। उसके बाद हमने देखा था कि RNA क्लीवेज होता है, फिर होती है टेलिंग एंड फिर होता है हमारा टर्मिनेशन। ये पूरे प्रोसेस हमने देखे थे कल। हमने कैपिंग देखी थी, स्प्लाइसिंग देख रहे हैं, RNA क्लीवेज, टेलिंग और टर्मिनेशन हो चुका है। ये हमारी कहानी चल रही थी, है ना। कल 6:30 पे मिलेंगे, आगे बढ़ाएंगे स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को। आज ऐप पे मेरी सुबह 11 बजे क्लास हुई, जिसमें मैंने पैटर्न के बारे में बताया CSI नेट के लिए। 1 बजे और 5 बजे हमने प्रैक्टिस की DNA रेप्लिकेशन के क्वेश्चंस, DBT के और नेट के। आज रात में अभी 9 बजे मैं सारे बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगी, जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको से। तो बॉन्ड्स हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, आयोनिक, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, सारे बॉन्ड्स के बारे में 9 बजे ऐप पे क्लास होगी। अगर उसे आप अनलॉक करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करेंगे शेल K10 लर्नर्स ऐप पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो RNA होता है यूकैरियोट से केस में, उसका जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है। यानी कि कोडिंग सीक्वेंस क्या है, कोडिंग नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं कि कैप क्या है, GMP, मॉडिफाइड GMP, मिथाइलेटेड 5' एंड, देन 5' UTR, देन उसका मिडिल सीक्वेंस, देन 3' UTR एंड टेल 3'। यही है हमारा mRNA जो बन के आया है। तो ये जो रीजन है, इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन का सीक्वेंस रहता है। क्या क्या होता है इसी बीच में मैं अगर बनाना चाहूँ तो होता है हमारा एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, इस तरह से चलता है। तो ये जो एक्सॉन इंट्रॉन, गुरजीत बेटा गुड इवनिंग, ये जो एक्सॉन और इंट्रॉन का पूरा सीक्वेंस चल रहा है, हमारे सेल को इंट्रॉन्स को काट के हटाना होता है। इंट्रॉन्स को काट के हटाने के प्रोसेस को ही स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो कल हमने क्या ज़रूरत है इसकी, क्या इंट्रॉन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर लास्ट में जो होता है, हमें सारे एक्सॉन्स जुड़े हुए मिल जाते हैं। और ये जो जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉन्टिज्यूअस मतलब इनके बाउंड्रीज हैं। कंटिन्यूअस मतलब होता है ABCDEFGH, जब हम कंटिन्यूसली पढ़ते हैं दैट इज कंटिन्यूस। कॉन्टिज्यूअस जो है उसमें बाउंड्रीज आ जाते हैं, उसे बैच में उस चीज को हम देखते हैं। जैसे कि कोडॉन जो होता है, कोडॉन कैसे देखते हैं, AUG, UUU, ये एक सेट है, ये एक सेट है, CUU एक सेट है। तो हम इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिज्यूअस सीक्वेंस। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब होता है डायरेक्टली पढ़ते जाओ। तो जब ये एक्सॉन्स के सीक्वेंस बन जाते हैं, दैट इज अ कंटिज्यूअस सीक्वेंस, ठीक है। चलिए, तो फिर इस तरह से हमने ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, स्टार्ट किया था। आज उसके आगे जाएंगे। उससे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बता दूं। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी के। अनअकैडमी की एक लर्नर ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10, तो आप वहाँ की सारी स्पेशल क्लासेस ऑर्डर अनलॉक कर सकते हैं या फ्री प्रोडक्ट्स अनलॉक कर सकते हैं। फ्री प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो स्पेशल क्लासेस जो कि वहाँ पे लाइव होते हैं और फ्री होते हैं, एंड टेस्ट एंड क्विज। तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और ये कोड यूज़ करना है। उसके बाद
अगर आपको मेरी YouTube की क्लासेस जो कि 6:30 बजे होती है और ऐप में 5 PM पे होती है, जब होती है, आज स्पेशल क्लासेस थी इसलिए 11 बजे हुई थी, 1 बजे हुई थी, 5 बजे हुई थी, अभी 9 बजे होगी। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके पास 1 मंथ और 1 ईयर या 6 मंथ का टाइम है तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेना। 2 तरह की सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में ही कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। क्या? दोनों में लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा। और अगर आपके पास 1 मंथ का ही टाइम है या इस नवंबर या अक्टूबर को आप एम कर रहे हैं तो आप टेस्ट और क्विज के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप अपने स्टेटस पे कि आप कहाँ पे प्रेजेंट हैं अभी अपने स्टडी के करियर में, उस टाइप का आप पैकेज चूज कर सकते हैं। तो दोनों में इस तरह का पढ़ाई होगा, लेकिन आइकॉनिक में ये चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी। क्या क्या? आइकॉनिक में क्लास के बाद भी आपके साथ एक पर्सनल कोच रहेगा जिससे आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, फ़ोन में, मैसेज में, मेल में। आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा, आपको प्लान करके टाइम टेबल दिया जाएगा, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे जहाँ पे आपको मोटिवेशन दिया जाएगा, पर्सनल लेवल पे डाउट क्लियर होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। विजय, गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्लस की क्लासेस के ये बेनिफिट्स है क्या क्या? लाइव क्लास, टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। लेकिन आइकॉनिक के ये भी बेनिफिट है और ये सारे भी बेनिफिट्स हैं, सारे आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं। तो आइकॉनिक में प्लस के बेनिफिट्स इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन खाली प्लस लेने से आपको सिर्फ प्लस के बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप 31 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स का लेने से 1 मंथ का फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स का लेने से 2 मंथ्स का फ्री मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा पैकेज मिल जाएगा अगर 31 से पहले आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सिंपल, आपको ऐप डाउनलोड करना है, मेरा कोड यूज करना है, अनलॉक करना है क्लासेस। आप वो देखिए यहाँ पे अनअकैडमी में प्ले स्टोर में जाके आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपना एम लिखिए, CSI UGC नेट, इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लस लेना चाहते हैं उसको सब्सक्रिप्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और फिर प्राइजेस को देख के अपना पैकेज लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्राइजेस हैं और उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल भरना है और पेमेंट करनी है, बस कोड यूज़ करना है शेल K10। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट की बात करते हैं तो प्लस के चार्जेस हैं, 1 मंथ का है 2900, 3 मंथ्स का है 6250, 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 11600, 1900 पर 33 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 14500, 1208 पर मंथ, 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ। EMI में आप पेमेंट कर पाएंगे अगर आपको 6 मंथ्स एंड अबव का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट होगा एंड EMI में पेमेंट कर पाएंगे। एंड मैं दूसरे एडुकेटर्स के साथ में प्लस की प्लेटफॉर्म में आपके लिए क्लासेस लेके आ पाऊंगी। अभी आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं, 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ एंड 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ। यहाँ भी आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड EMI में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी एडुकेटर की कोई भी बात इनअप्रोप्रिएट लगती है, कोई भी स्लाइड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी को इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आप पहले हुए ये बात बताने के लिए तो आपको प्राइस भी मिलेगा। सो कैपिंग के बारे में हमने बात कर चुकी है। हाँ विजय बोलो, क्या डाउट है, मैं सॉल्व कर दूंगी। तो हमने कैपिंग पढ़ ली है, कल पूरा अच्छे से पढ़ लिया था हमने, तो अब उसमें और नहीं जाते हैं। कैपिंग देख लिया है हमने, देखिए कैपिंग हो चुकी है, टेलिंग भी हो चुकी है, टेलिंग का सब कुछ कल हमने फिर से एक बार थोड़ा देख लिया था। टर्मिनेशन हो चुका है। विजय डाउट पूछो फिर देखते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं उस चीज़ के जो चीज़ कल हमने की थी। अच्छा, तो कल हमने देखा था कि ये एक्सॉन्स को जोड़ना ज़रूरी है, इंट्रॉन्स को काटना ज़रूरी है। एंड इंट्रॉन्स को काटने का एक और तरीका है ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेट स्लाइसिंग बहुत सारे जीन्स में होता है, इसका मेथड भी मैंने कल सिखाया था कि लेट्स सपोज अगर इस पोर्शन को कट करना है, इंट्रॉन का इस पोर्शन को कट करना है, इन दोनों का ना कट करके मैं क्या करूं, अगर मेरा सेल चाहे तो वो इसको कट करने के साथ में इसको कट कर दे, इतना ही उड़ा दे पूरा, तो हमारे पास एक्सॉन्स का क्या सेट हो जाएगा 1 3 4, क्योंकि सेकेंड वाला जो है वो चला गया ये दोनों इंट्रॉन की वजह से। ये अभी हम जब मेथड सीखेंगे उसमें सिखाऊंगी ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप अगर सेल ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग करेगा तो एक ही mRNA से एक ही प्री RNA से बहुत सारे mRNA के प्रोडक्ट्स निकाल सकता है
एज अ रिजल्ट बहुत सारे प्रोटीन्स बन सकते हैं। तो ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग बहुत होता है हमारे बॉडी में, 90% केसेस में होता है। अगर स्प्लाइसिंग का मैंने बताया था कल, अगर स्प्लाइसिंग थोड़ा भी ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा, रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, दो वर्ड है, एक है ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है, एक है रीडिंग फ्रेम। मैं सोची थी इसे बाद में बताऊंगी, लेकिन आप में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दिए थे और मुझे बोला था, नहीं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दिए थे, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन था, और मुझे पूछा था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा। उस दिन मैंने आंसर बोला तो था, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं बताई थी। और आज क्योंकि मौका मिल रहा है रीडिंग फ्रेम के बारे में बात करने के लिए, तो ओपन रीडिंग फ्रेम के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर ट्रांसलेशन में भी इसका देखेंगे। तो दो चीज़ें होती हैं, ORF एंड RF। कल मैंने क्या बोला था, अगर एक्सॉन्स ठीक से कटे नहीं, अगर एक्सॉन का कोई एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर रह गया, मतलब सॉरी, एक्सॉन का एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर कट के चला गया एंड इंट्रॉन का कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड अगर रह गया, तो रीडिंग फ्रेम में बदलाव आ जाएगा। कैसे रीडिंग फ्रेम में बदलाव आ जाएगा, देखिए, AUG UUU, कल देखा था हमने CUU। तो लेट्स सपोज ये हमारा रीडिंग फ्रेम है, AUG से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा एक्सॉन है पूरा, ठीक है। इस एक्सॉन में लेट्स सपोज A कट गया, ठीक है, तो A कट जाने से अब रीडिंग फ्रेम क्या हो गया, UGU UUC UU, गड़बड़ हो गया। या लेट्स सपोज इंट्रॉन का एक रह गया, लेट्स सपोज A रह गया, तो अब क्या होगा रीडिंग फ्रेम, AUG UUU CUU, फिर ये A नेक्स्ट वाला एक्सॉन जो रहेगा उसके साथ रह जाएगा। तो नेक्स्ट वाला एक्सॉन किसी और से शुरू होना था, लेकिन वो A से शुरू हो गया। तो रीडिंग फ्रेम का एक टाइप होता है ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम में क्या होता है, हमेशा याद रखना, ओपन रीडिंग फ्रेम में स्टॉप कोडॉन होना जरूरी है, तब उसे ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। लेकिन इसमें देखो मैंने कोई स्टॉप कोडन नहीं बनाया है। स्टॉप कोडन कितने हैं, UAA UAG UGA, ये 3 स्टॉप कोडन है। तो स्टॉप कोडन होने से क्या होता है, जब mRNA में स्टार्ट कोडन AUG रहता है, तो राइबोसोम एंड tRNA AUG को देख के क्या लेके आते हैं, मिथियोनिन लेके आते हैं। वैसे ही जब UUU रहेगा तो क्या लाएंगे, फिनाइल एलेनाइन लाएंगे, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से चलेगा। लेकिन जैसे UAA या UAG या UGA आ जाएगा कि वहां पे कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा। अनुराग गुड इवनिंग, प्रिंसू गुड इवनिंग, विजय मैं आंसर बताती हूँ, रुक जाओ। तो UAG UGA या UAA अगर रहेगा तो कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, तो वहां पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन रीडिंग फ्रेम में क्या होता है, हाँ याद रखना, ओपन रीडिंग फ्रेम में स्टॉप कोडॉन को भी काउंट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लिया है, ये एक रीडिंग फ्रेम है बस, यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम का ही नहीं है, AUG UUU CUU, तो ये एक रीडिंग फ्रेम है। ओपन रीडिंग फ्रेम एक टाइप का रीडिंग फ्रेम है जिसमें स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन दोनों को लिखा जाता है, मतलब दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो किसी ने शायद क्वेश्चन पूछा था, देखिए वो क्वेश्चन क्या था और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, आपके क्लास में किसी ने पूछा था एक दिन कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, लेट्स सपोज हम लेते हैं, नहीं लेते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इज इक्वल टू लेट्स सपोज 500, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 500 है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कोई आंसर बता सकता है इसका। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था आपकी क्लास में, तो उस दिन मैंने रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम, ये दोनों कुछ ना बता के आंसर तो बताई थी, लेकिन ओपन रीडिंग फ्रेम मैंने भी कंसिडर नहीं किया था, तो शायद आंसर में 3 नंबर कम हो गया था, आंसर को +3 करना था, मैं +3 नहीं की थी। ये दिमाग में मेरे कल आया जब मैं ओपन रीडिंग फ्रेम, और जब रीडिंग फ्रेम पढ़ाई आपको तब दिमाग में आया, इसलिए उसको आज मैं ठीक कर रही हूँ। अगर एक क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ, सोनिया गुड इवनिंग बेटा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ऐसा, तो अगर लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 500 है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, क्योंकि DNA से RNA आता है, RNA से प्रोटीन आता है, तो यहाँ पे प्रोटीन के अमीनो एसिड के नंबर बता दिए गए हैं 500। तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितना है, मतलब RNA में कितना न्यूक्लियोटाइड था जिससे कि 500 अमीनो एसिड बना। कोई आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी कोई बोल सकता है। यस, हाँ बोलिए बेटा, सोनिया आंसर बता सकते हैं।
अगर 500 अमीनो एसिड है, अभी हमने एक्चुअली ओपन रीडिंग फ्रेम और रीडिंग फ्रेम के बारे में बात की सोनिया, ठीक है। अच्छा तुम्ही ने पूछा था, ओके। तो देखो अभी बात की और तुम आ गई। तो ओपन रीडिंग फ्रेम और रीडिंग फ्रेम के बारे में हमने कल रीडिंग फ्रेम के बारे में बात की, तो आज मैंने उसको एक्स्ट्रा ऐड करके ओपन रीडिंग फ्रेम के बारे में समझाया और ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो अगर 500 अमीनो एसिड होगा प्रोटीन में, तो आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड थे? यस अब विजय, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। आरएनए का AUG, UUU, CUU ऐसा होता है। तो आप ये याद रखेंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम ही होता है हर जगह। रीडिंग फ्रेम बस हम कंसिडर करते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि हम प्रोटीन बना रहे हैं तो उसका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और लास्ट न्यूक्लियोटाइड यानी स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन सारे प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। अगर मैं बोल रही हूँ कि 500 न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड है, इसका मतलब स्टार्ट से स्टॉप तक सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो आरएनए में थे वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुए। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो जब आरएनए में AUG, UUU, CUU, AUC, AUG फिर से एक समझ लीजिए, AUC, UAG, ये अगर होगा तो कितने अमीनो एसिड इससे बनेंगे? 3। ये 3 को यूज करके एक अमीनो एसिड, फिर इससे और एक अमीनो एसिड, फिर इससे और एक, फिर इससे और एक, फिर इससे और एक। UAG से तो नहीं होगा क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, और कोडॉन का मीनिंग मैं समझा चुकी हूँ। 1 कोडॉन इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे कितने कोडॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कोडॉन्स मैंने ड्रॉ किए, तो उससे कितने अमीनो एसिड आए? 5, क्योंकि लास्ट जो होता है वो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 500 अमीनो एसिड्स बोल रहा है। 1 अमीनो एसिड इज इक्वल टू कितने कोडॉन? 3 न्यूक्लियोटाइड्स, या 1 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 1 कोडॉन, है ना? समझ पा रहे हो ना? ये हमारा mRNA है, इसके ये कोडॉन्स हैं, तो 1 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 1 कोडॉन। मिथियोनिन इज इक्वल टू AUG, AUG इज 1 कोडॉन, लेकिन AUG में न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 3। तो हम लिख सकते हैं 1 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 1 कोडॉन, या 1 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 500 अमीनो एसिड्स इज इक्वल टू कितना होगा? 500 इंटू 3 कितना होगा? 1800 प्लस 3 करना होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो स्टॉप कोडॉन है वो उससे अमीनो एसिड नहीं बनता है। ये क्वेश्चन ट्रिकी होता है, ऐसा आता है, इसमें आप गलत कर देंगे। क्यों पता है? क्योंकि ऑप्शन में 1800 भी होगा और 1803 भी होगा, तो आपको 1803 चूज करना है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? समझ में आया कि नहीं समझ में आया किसी को? आप लोग मुझे आंसर कीजिए, तब तक विजय का क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ। मैम जो अपने CTD टेल हेप्टापेप्टाइड के सेकेंड पोजीशन के सेरीन पर जो फॉस्फोराइलेशन करता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H बोला हुआ है, पर वो तो मैम PTEFB करता है ना। 5th पोजीशन पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H करता है, पर सेकेंड पोजीशन पर PTEF करता है जो इलोंगेशन फैक्टर है। अच्छा तो ये देखना पड़ेगा मुझे विजय, हो सकता है मैं गलती से बोल दिया हो ऐसा, ये मुझे देखना पड़ेगा। पहले किस पोजीशन पे होता है सेरीन के? सेरीन के पहले 5th पोजीशन पे होता है, फिर सेकेंड पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H करता है, और सेकेंड पोजीशन पे मुझे देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा सोनिया 1800 कैसे आया? 1500 होगा ना? वो हाँ 1500 होगा, मैं 1800 बोल दी। 500 अमीनो एसिड है ना, तो 1500 प्लस 3 मतलब 1503, बस यही है, ठीक है। ठीक है विजय, मुझे ये वाला स्लाइड देखना पड़ेगा जो तुम बोल रहे हो, 2 एंजाइम का ऊपर नीचे हो रहा है ना, PTEFB एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। लेट्स सी, मैं ये देख के बताऊंगी, ठीक है विजय। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला मैं समझा दी, तो रीडिंग फ्रेम एंड ओपन रीडिंग फ्रेम, एंड अगर एक्सॉन में एक भी न्यूक्लियोटाइड कट गया या इंट्रॉन का एक भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। एज अ रिजल्ट ओपन रीडिंग फ्रेम तो बदलना ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विजय मुझे देखना पड़ेगा, मैं ये बताऊंगी देख के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा था कि इंट्रॉन्स जो होता है दे आर मोर मच लॉन्गर देन एक्सॉन्स, ये सारी चीज़ें देखी थी। ये देखा था हमने, यहाँ से शुरू किया था। यहाँ पे देखिए ये वाला इंट्रॉन है
यहाँ पे देखिए ये एक्सॉन और ये भी एक्सॉन। मैं अब इसको एनलार्ज करती हूँ, यहाँ से एक्चुअली में हमारा आज का लेसन स्टार्ट होगा। देखिए ये मैंने कल समझाया था आई थिंक, वो विजय ने बोला तो मैंने भी वही देख लिया, मैं भी वही बोल गई, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये स्प्लाइसिंग है, ये एक्सॉन है पहला वाला, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो एक्सॉन है इसका, ये एक्सॉन का ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। इंट्रॉन का ये 5 प्राइम एंड है एंड ये 3 प्राइम एंड है। इस एक्सॉन का ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है ना सबको? ये एक्सॉन का 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, इंट्रॉन का ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, एक्सॉन का ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। डन, ठीक है। अब जो यहाँ पे इंट्रॉन का ये वाला एंड क्या है? 5 प्राइम एंड है, एक्सॉन का 3 है, एक्सॉन का 3, इंट्रॉन का 3। मैं ड्रॉ करती हूँ 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सॉन। इंट्रॉन का तो ये 5 होगा क्योंकि ऊपर वाले की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस का डायरेक्शन ढूंढना है तो वो देखना है कि वो ऊपर है या नीचे, पहले आ रहा है या बाद में। ये 2 पॉइंट्स आपको अगर ढूंढने हैं इंट्रॉन के कि क्या है डायरेक्शन, तो ये पहले आ रहा है तो ये 5 प्राइम होगा, ये बाद में आ रहा है तो ये 3 प्राइम होगा। तो ये तो एक्सॉन का 5 और 3 है। इंट्रॉन का क्या है? ये 5 है, ये 3 है, और फिर एक्सॉन करते हैं, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। जो इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड में और एक्सॉन जहां पे इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड है और वो एक्सॉन से चिपका हुआ है, उसे बोलते हैं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। आज बहुत कुछ समझना है, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। और यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है इंट्रॉन का, 3 प्राइम एंड जो इंट्रॉन का 5 प्राइम एक्सॉन से चिपका हुआ है, उसे कहते हैं 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। डन। और इंट्रॉन के बीच में यानी बीच के करीब आसपास में एक न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि कंजर्व्ड है, सब सारे एमआरएनए में देखा जाता है, वो है ए, एडेनाइन वहां पे हमेशा होता है। 5 प्राइम में हमेशा GU होता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में। देखिए यहाँ पे GU, ये चलेगा GU, ज्यादातर GU रहते हैं, GU रिच रीजन है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट में AG ज्यादा होता है। ब्रांच पॉइंट यानी कि इंट्रॉन के बीचों बीच तो नहीं, थोड़ा सा बीचों बीच बोल सकते हो, एडेनाइन ए रहता है। तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में GU रहता है, एडेनाइन के बीच में A रहता है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट में AG रहता है। कैसे याद करोगे? GUAAG, गुआग, ठीक है। और ये जो ब्रांच पॉइंट है उसके जस्ट बगल में एक पायरिमिडिन का ट्रैक्ट आता है, मतलब बहुत सारे पायरिमिडिन रिपीटेड होते हैं। पायरिमिडिन को यहाँ पे Y से रिप्रेजेंट किया गया है। देखियो 11 तक के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं कि 11 नंबर तक वो रिपीट होता है। आई थिंक समझ में आ गया सबको? आया समझ में? 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। और यहाँ पे इसका मतलब है AG का मतलब है A भी हो सकता है, G भी हो सकता है, इस तरह से। तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, किसका 5 प्राइम स्प्लाइस साइट? इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड जो कि एक्सॉन से चिपका हुआ है, सिंपल। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, इंट्रॉन का 3 प्राइम स्प्लाइस एंड जो कि एक्सॉन से चिपका हुआ है। और ब्रांच पॉइंट मतलब इंट्रॉन के बीच में कहीं पे ए का रीजन, ए हमेशा ए रहता है, यहाँ पे ए ही रहेगा। और ए के बगल में पायरिमिडिन्स बहुत सारे हैं, सी नहीं तो यू ज्यादातर रहता है, CU 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 इस तरह से रहता है। समझ में आ गया सबको? आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? जल्दी से आंसर कर दो। और ये जो मैंने बोला GUA और AG, ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस है, कंजर्व्ड सीक्वेंस है। कॉन्सेंसस सीक्वेंस मतलब बहुत सारे mRNA को कंपेयर करके ये सीक्वेंसेस निकाले गए हैं और ये देखा गया है कि ये ही सीक्वेंस हर mRNA में होता है लगभग, थोड़ा डिफरेंसेस के साथ में। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये मैंने कल भी समझाया था, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अब यहाँ पे आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। देखिए
ये है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ओके अनुराग, ओके विजय। ये है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, बीच में है ब्रांच पॉइंट। तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ब्रांच पॉइंट, तीनों हमको समझ में आ चुका है। अब ये तीनों कैसे कटे। तो सुनाई दे रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस आई थिंक आ रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली मौसम थोड़ा खराब है इसलिए लाइन चली गई है। मैं फ़ोन से कनेक्ट कर रही हूँ और अभी वाईफाई नहीं काम करेगा। अगर अटकेगा या थोड़ा लैग करेगा तो मुझे बोलना। तो देखिए यहाँ पे अ, उसको बोल दो कि बाकी किसी कुछ कनेक्ट ना करे फ़ोन से। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए ये 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है, ठीक है। ये हमारा ब्रांच पॉइंट है, ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है। मैं अब नहीं दिखूंगी आपको क्योंकि लाइन नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही यहाँ से आप खाली मेरा पढ़ाई देखिए। तो ये देखिए ये 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है, ये इंट्रॉन है, ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस esterification reaction. It is a process of trans esterification reaction. ट्रांस esterification reaction का मतलब क्या होता है? ट्रांस esterification reaction में अल्कोहल ईस्टर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ट्रांस esterification में ऐसा होता है। और आपको पता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो एक ईस्टर है, यानी 2 ईस्टर्स होते हैं वहां पे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब है ईस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ईस्टर होता है। क्या होता है ईस्टर? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है। अगर लैग करेगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझे प्लीज बोलना, मैं जान जाऊंगी कि नहीं हो रहा है, तो फिर बंद कर दूंगी मैं, ठीक है। ओके, इतना सारा मैसेज है, मैं देखी नहीं। यस ओके राज ओझा, थैंक यू। यस ऑडिबल, ओके ओके। नौशिन गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा मैं नहीं दिखूंगी, मैं खाली आवाज सुनाई देगी मेरी। मिस्टर इंडिया, चलिए। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये है एक ईस्टर, ठीक है। एक ईस्टर का मतलब क्या है? ईस्टर का मतलब ये हुआ। अच्छा, अब ये एक नॉर्मल ईस्टर है कार्बन के साथ में, ठीक है। मैं एक और ईस्टर का बात करती हूँ, आर एक्स, मैं शायद ये पढ़ाई हूँ आपको। डबल बॉन्ड ओ आर डैश, एक्स की जगह पे फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कुछ भी जो होगा वैसा ईस्टर होगा। अगर कार्बन है तो कार्बन वाला ईस्टर होगा, फॉस्फेट है तो फॉस्फो ईस्टर होगा, सल्फर है तो सल्फर वाला ईस्टर होगा, ठीक है। तो अगर फॉस्फेट वाला ईस्टर होगा तो वो कैसा दिखेगा? आर पी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ओ एच, दिस इज अवर फॉस्फो ईस्टर, ठीक है। ये जो स्प्लाइसिंग है इसको ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ अ ईस्टर। तो अल्कोहल तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने ही, क्योंकि स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रांच पॉइंट। मैं ऑलरेडी बोली आपको कि इंट्रॉन का जो बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। उसका ब्रांच पॉइंट का जो अल्कोहल यानी OH है, ये OH क्या है मैं दिखाऊंगी, बता दूंगी। ये OH ही प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो ये जो OH है वो फॉस्फेट बॉन्ड्स के साथ में रिएक्ट करता है, इसलिए इसको ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद ईस्टर कैसे फॉस्फेट एक ईस्टर है वो देखेंगे। ये जो ब्रांच पॉइंट है इसका जो OH है एट 2 पोजीशन वो अटैक करता है। ये वाला एक पिक्चर बहुत आसान है ड्रॉ करना, लेकिन इसका जो केमिस्ट्री है वो दिखाना और समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं एडेनाइन ड्रॉ करती हूँ सबसे पहले ब्रांच पॉइंट का, ठीक है। एडेनाइन, ठीक है। ये क्योंकि RNA है तो इसका
सेकेंड पोजीशन पे H और OH दोनों होगा, थर्ड पोजीशन का OH और फिफ्थ पोजीशन का फॉस्फेट। मैं इसकी बात कर रही हूँ राजू झा। हाँ बेटा, वही मैं मीनिंग दिखा रही हूँ कि वही क्यों होगा। देखो ये जो एडेनाइन है इसका सिर्फ 2' अल्कोहल से ही, इतना पहले समझो कि एडेनाइन का 2' अल्कोहल ही प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और ये 2' का जो अल्कोहल है यानी OH ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट जो बॉन्ड्स है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसस्टेरिफिकेशन कहते हैं सबसे पहले, क्योंकि ट्रांसस्टेरिफिकेशन का मतलब है व्हेन अल्कोहल इंटरैक्ट्स विथ अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सॉरी ईस्टर ग्रुप। और आपको पता है कि हमारा जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो एक ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की वजह से बनता है, मतलब हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उसमें ईस्टर है। तो जब एक अल्कोहल एक ईस्टर के साथ रिएक्ट करता है तब उसको बोलते हैं ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे ईस्टर है थोड़ी देर बाद बता देती हूँ। पहले ये एडेनाइन का ये रिएक्शन शुरू कैसे हुआ, क्यों ये अल्कोहल और क्यों ये फॉस्फेट ग्रुप ही क्यों, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात, इंट्रॉन के ब्रांच पॉइंट से स्टार्ट होता है स्प्लाइसिंग का प्रोसेस, एंड इंट्रॉन के ब्रांच पॉइंट से स्प्लाइसिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, ब्रांच पॉइंट का जो एडेनाइन होता है उसका 2' का जो हाइड्रोक्सिल होता है वो रिएक्ट करता है 5' स्प्लाइस साइट पे। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, उसके बाद पूरा डायग्राम में ड्रॉ करूंगी, पूरे बॉन्ड्स ड्रॉ करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको फटाफट आंसर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे ये एडेनाइन का जो 2' हाइड्रोक्सिल है ये क्या करेगा, ये ब्रांच पॉइंट है, ये अटैक करेगा 5' स्प्लाइस साइट पे पहले। तो 5' स्प्लाइस साइट के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो हुआ ना ये ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि एक अल्कोहल ने ईस्टर के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे वो तोड़ देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तोड़ दिया। अब इंट्रॉन फ्री हो गया, एक्सॉन इंट्रॉन के जंक्शन से इंट्रॉन फ्री हो गया। अब वो इंट्रॉन अपने ही एडेनाइन के साथ जुड़ जाएगा, एंड ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे 3-वे जंक्शन, 3 बॉन्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। मैं आपको भी बता दूंगी, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे एक साथ ही, 3-वे जंक्शन इसको बोलते हैं, थोड़ी देर में बता दूंगी। अब ये जैसे इंट्रॉन फ्री हो गया कि एक्सॉन का, देखिए एक्सॉन का जो 3' OH था, जो समझ 3' OH छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा मैं भी डायग्राम करके बताऊंगी तब। तो ये एक्सॉन का जो ये वाला एंड है वो दूसरे एक्सॉन के एंड पे, सॉरी दूसरे इंट्रॉन के एंड पे अटैक करेगा, फिर इंट्रॉन को एक्सॉन से तोड़ेगा। जैसे इंट्रॉन और एक्सॉन टूट जाएंगे कि इंट्रॉन अलग हो जाएगा और ये एक्सॉन इस एक्सॉन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो इंट्रॉन टूट के गया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको लैरिएट कहते हैं, लैरिएट। तो इंट्रॉन हमारा लैरिएट बन के बाहर आया, हो गया। ये ओवरऑल प्रोसेस है। ट्रांसस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या मैंने बता दिया। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, एक्चुअली में बॉन्ड वाइज समझते हैं, लेकिन फटाफट आंसर करना होगा तो मुझे पता चलेगा कि ठीक है समझ में आ रहा है। पहले इसको ड्रॉ करते हैं, इससे शुरू करते हैं। लेट सपोज यहाँ एडेनाइन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे यूरासिल है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। पहले ऊपर वाला शुगर ड्रॉ करते हैं, साइटोसिन, फॉस्फेट, फिर नीचे वाला शुगर एडेनाइन, फिर फॉस्फेट, फिर नीचे वाला शुगर एंड यूरासिल, फिर फॉस्फेट। इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। ये पूरा आरएनए ऐसे ही है ना। अब देखिए, अब ये जो एडेनाइन है, क्योंकि ये आरएनए है तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में जो शुगर है, आरएनए का जो शुगर है वो क्या करेगा, आरएनए का जो शुगर है वो उसके पास 2' में भी OH है, 3' में OH है, 5' में भी OH है। यही है ना शुगर की स्टोरी। अच्छा लाइन आ गई है, रुको तो मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेती हूँ तो बेटर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब मैं पूरा दिख रही हूँ। अब पूरा फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने एडेनाइन के ऊपर वाला एक शुगर यूज किया है। लेट्स सपोज यहाँ पे UAC था,
तो यू है, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर ए है, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर सी है। तो यहाँ पे 3 को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आपको इमेजिन करना है इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, ठीक है। अब ये जो एडेनाइन है, ये शुगर को मैं अलग से यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ये जो एडेनाइन है, इसका 3 प्राइम का जो OH था वो तो यहाँ चला गया। 3 प्राइम का OH, तो ये एडेनाइन अगर है, इसका 3 प्राइम का OH कहाँ चला गया? नेक्स्ट वाले शुगर के साथ बाइंड, नेक्स्ट वाले शुगर के साथ बाइंड कर गया। ये जो एडेनाइन है, इसके 3 जगहों पर OH है। कहाँ कहाँ पे है? 3 प्राइम OH, 2 प्राइम OH और 5 प्राइम OH। आपको पता है 5 और 3 यूज हो जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये एडेनाइन, इसके ऊपर में CUAC हमने सोचा था ना, तो ये एडेनाइन इसके ऊपर में U से कनेक्टेड है, नीचे में C से कनेक्टेड है। तो सारे OH उसके बुक हो गए। कौन सा OH फ्री है? एडेनाइन का सिर्फ 2 प्राइम OH फ्री है। तो 2 प्राइम OH, क्योंकि ये RNA है, इसके लिए इसका 2 प्राइम OH भी होगा। तो ये जो 2 प्राइम OH है, यही अल्कोहल अटैक करेगा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट मतलब क्या है? इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड एक्सॉन से जुड़ा हुआ है। ये समझ में आया? तो फिर अब मैं इसको ड्रॉ करूंगी। ये समझ में आया? ये समझ में आया? जल्दी बोलो। ये 2 प्राइम OH ही क्यों समझ में आया एडेनाइन का? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए OH के ऊपर, O के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, यही अटैक करने के काबिल है। तभी ना ये अटैक करके DNTP को DNMP में कन्वर्ट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एडेनाइन का 2 प्राइम OH यूज हो गया। अब ये वाले पॉइंट जंक्शन को ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे किस पे अटैक कर रहा है? तो G फॉस्फेट G, इस पे अटैक कर रहा है। देख लो, एक बार एनलार्ज करके दिखा देती हूँ, फिर ड्राइंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे GU ज्यादा होता है, तो यहाँ पे G है एक्सॉन का, इंट्रॉन का G, फिर इंट्रॉन का U। तो एक्सॉन का G और इंट्रॉन का G फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा? G और G के बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, उस पर अटैक कर रहा है। अब उसको ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला G, अब नीचे वाला G ड्रॉ करूंगी। डन। अभी ऊपर कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड है, हमें उससे मतलब नहीं है। क्योंकि ये इसको अटैक कर रहा है, इसलिए हमको इससे मतलब है। इस पे G और G पे अटैक कर रहा है। G फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड G, इस पे अटैक कर रहा है। कौन? इसका OH का, O का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहाँ अटैक कर रहा है? तो ये अटैक कर रहा है यहाँ पे, जिस वजह से हमारे इस अटैक करने की, उसके इस अटैक करने की वजह से पीछे रह क्या जाता है? GOH, क्योंकि यहाँ अटैक हो चुका है, ये वाला भाग जाएगा, हट जाएगा, और ये पुराने शेप में आ जाएगा OH में। तो देखो यहाँ पे G का OH 3 प्राइम पोजीशन, ये एक्सॉन है। इंट्रॉन को उसने 5 प्राइम एंड से कट कर दिया। इंट्रॉन, यहाँ से इंट्रॉन स्टार्ट होगा, ये G से इंट्रॉन स्टार्ट हो रहा है ना, देखिए। देखिए यहाँ पे, देखिए G और G है, तो इस G से इंट्रॉन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक्सॉन है, एक्सॉन का 3 प्राइम OH एंड छूट गया, मतलब यहाँ पे तोड़ा गया है। अब ये छूट गया यहाँ पे। अब ये इसका जो इंट्रॉन है, वो 5 प्राइम एंड उसका फ्री हो गया है। ये इंट्रॉन का 5 प्राइम है ना, फॉस्फेट, 5 प्राइम फॉस्फेट है ना। मैम 2 प्राइम OH कैसे पता चलता है कि जहाँ वो अटैक कर रहा है वहीं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है? अच्छा, ये सब के लिए एंजाइम्स है, यहाँ मैं प्रोसेस सिखा रही हूँ। हम एंजाइम्स कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा बताने के लिए टाइम अगर होगा। ऑल द एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग दिस एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एंजाइम्स ओनली। स्नप्स जो एंजाइम्स हैं, पूरा लिस्ट है उसका, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, वो एंजाइम्स गाइड करते हैं, ठीक है। विजय एंजाइम्स लेके आते हैं, जाते हैं, ये सब एंजाइम्स का काम है। हम सिर्फ अभी प्रोसेस, फिर एंजाइम, कौन सा एंजाइम क्या करता है वो देखेंगे, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया गया। तो देखिए, वो यहाँ पे अटैक किया, इसको तोड़ दिया, इंट्रॉन का 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री हो गया। इंट्रॉन का जो 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री हुआ, ये जो है, अब ये क्या किया, ये वापस चला गया
अपने एडेनाइन के पास। अब ये एडेनाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, एडेनाइन का 3' OH उसके नेक्स्ट वाले के साथ लगा हुआ है, एडेनाइन के बाद जो नेक्स्ट होगा उसका 2' OH फ्री है। ये जो फॉस्फेट है ये यहाँ आके लग जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये ऐसा शेप ले लेगा, एक लैरिएट का शेप ले लेगा। पुनीत गुड इवनिंग बेटा, एक लैरिएट का शेप ले लेगा, लैरिएट का, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से 3' OH फ्री मिल गया, 3' OH का फिर से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ के GPG पे अटैक करेगा। कहाँ, यहाँ पे फिर से अटैक करेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे अटैक करेगा कि ये कट जाएगा, ये इंट्रॉन हट जाएगा और ये मिक्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। डाउट है, एक बार और बोलना है या समझ में आ गया? मैं, आप जब तक आंसर करेंगे मैं एक बार और बोल दूंगी, आंसर कीजिए मुझे पहले, तब तक कि समझ में आया कि नहीं। ये प्रोसेस शुरू होता है एडेनाइन जो ब्रांच पॉइंट में है उससे। एडेनाइन जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, एडेनाइन OH इसका जो है वो H ना ड्रॉ करके हम फॉस्फेट के साथ में नेक्स्ट शुगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एडेनाइन के बगल में भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ऊपर भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा ना, ये तो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना। तो अगर एडेनाइन हमारा ब्रांच पॉइंट में है तो यहाँ पे C होगा, U होगा, कुछ होगा, तो ये इस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से। एडेनाइन का 3' और 5' तो बॉन्ड बना रहा है, 5' वाला बॉन्ड बना रहा है ऊपर वाले से, 3' वाला नीचे वाले से। तो बचा क्या, 2' OH, क्योंकि ये RNA है तो 2' OH होगा। टू बी स्पेसिफिक किसको अटैक कर रहा है, 3' OH को नहीं, विजय मैं बता देती हूँ, रुको। एडेनाइन का 2' OH ही बचा। अब ये 2' OH जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो 5' स्प्लाइस साइट पे। कल हमने 5' स्प्लाइस साइट क्या होता है देखा था, मैं उसको ड्रॉ करती हूँ 5' स्प्लाइस साइट को, ठीक है। 5' स्प्लाइस साइट को ड्रॉ करती हूँ, कहाँ अटैक करेगा देखते हैं। 5' स्प्लाइस साइट में है क्या, GPG, देखो यहाँ पे 5' स्प्लाइस साइट में है क्या, G इज कनेक्टेड विथ G इज कनेक्टेड विथ U। वैसे यहाँ पे भी होगा ना, A कनेक्टेड विथ समथिंग, A कनेक्टेड विथ समथिंग, इसलिए A के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसका OH ही फ्री है और OH ही अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक। 2' OH, इसलिए 2' OH ने अटैक किया 5' स्प्लाइस साइट पे। तो 5' स्प्लाइस साइट में किसको अटैक किया, 5' स्प्लाइस साइट में हमारा है क्या, GPG। मतलब क्या है, ड्रॉ करते हैं, मतलब क्या है देखते हैं। मैं ऊपर वाला शुगर के साथ में G लगा देती हूँ, ठीक है। ये ऊपर में फिर कनेक्टेड है अपने आप से, आगे में और कनेक्शंस है, फॉस्फेट फिर G, यही है ना, देखो ना यहाँ पे ये रहा, ये GPG का मतलब यही है ना। अब ये जो OH का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस विल अटैक ऑन दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वेयर, ओवर हियर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें ये वाला जो G है उसका OH फ्री मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 3' OH, और ये 5' वाला G, ये जो G कटा, यहाँ पे कट किया ना, ये G पीछे रह गया, ये वाला G आगे, ये वाला G एक्सॉन का है, ये वाला G इंट्रॉन का है। इंट्रॉन का 5' एंड फ्री हो गया और एक्सॉन का 3' एंड फ्री हो गया, और 3' एंड का OH एक्सपोज हो गया फिर से अटैक करने के लिए। और जो 5' एंड है एक्सॉन का, 5' एंड एक्सॉन का समझ में आ रहा है ना, एक्सॉन का 5' एंड मतलब ये वाला चीज, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कट किया गया है, यहाँ पे कट करने की वजह से ये G यहाँ पे आ गया विथ OH फ्री। ये वाला जो शुगर है इसका 5' फॉस्फेट फ्री हो गया। अब ये 5' फॉस्फेट कहाँ जाएगा, अपने A के पास वापस जाएगा। और A की कहानी क्या है, यहाँ पे आपको पता है, A का 2' OH फ्री है, तो क्या होगा, इसका जो ये GP जो है, GP कट के चला जाएगा और G OH के साथ रह जाएगा। यहाँ पे कट करने की वजह से ये GP चला जाएगा, ये G रह जाएगा अपने OH की वजह से, ठीक है। उतने देर में क्या होगा, ये जो GP है ये इस A के OH के साथ में जुड़ जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे एक लैरिएट का फॉर्मेशन होगा। ये स्ट्रक्चर को लैरिएट कहा जाता है, जो बाहर आ जाता है, ठीक है, इस शेप की वजह से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब
इसका जो 3 प्राइम OH हमें फ्री 3 प्राइम OH ही चाहिए। आप सिंपल इतना दिमाग में रखिए कि हमें 3 प्राइम OH या 2 प्राइम OH फ्री चाहिए, क्योंकि वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। फिर 3 प्राइम OH हमको मिल गया इस पॉइंट का। अब ये अटैक करेगा इस पे GP, यहाँ पे भी GPG पे अटैक करेगा, यहाँ पे सेम यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कट करने की वजह से देखो क्या होगा, यहाँ पे कट करने की वजह से ये G अलग हो जाएगा, ये वाला G यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे मतलब G अपने 3 प्राइम OH के साथ फ्री हो गया और ये GP रह गया। अब ये GP क्या करेगा, इस P के साथ में हाँ, अब ये जो है ये और ये वाला पॉइंट जुड़ जाएंगे एक्सॉन में, और ये इंट्रॉन अलग हो गया एज अ लैरिएट। स्ट्रक्चर को लैरिएट कहते हैं। आया समझ में, आया समझ में। अब देखो ये इंट्रॉन का ये जो एडेनाइन है वो कितना स्पेशल है, उसके साथ देखो कितनी बॉन्डिंग्स है, 3 वे बॉन्डिंग है। ये वाला OH किसके साथ जुड़ गया, इंट्रॉन के फॉस्फेट के साथ में जुड़ गया। ये वाला OH किसके साथ जुड़ा है, ये वाला OH नीचे वाले के साथ जुड़ा है, यहाँ पे जो है। ये वाला फॉस्फेट किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पे जो है उसके साथ जुड़ा है। तो ये जो एडेनाइन है इसके पास 3 वे बॉन्डिंग आती है, इसको बोलते हैं 3 वे जंक्शन। मैम आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय 2 प्राइम OH टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन GG, अब वो फिर से 3 प्राइम OH के फॉर्म में रहेगा। यस देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ फिर से G और P को अच्छे से बनाती हूँ, पूरा फुल ऑन फॉस्फेट वाला बनाती हूँ। G, ये वाला G एक्सॉन का G फॉस्फोडाइस्टर फॉर्म में बॉन्ड में बनाती हूँ, रुको तो आप पूरा आर्ट समझ में आएगा। ये ग्रीन वाला G और ये लाइट ग्रीन वाला G अब मैं बनाऊंगी, तो मैं ये वाला G बना रही हूँ। ठीक है, ये वाला G, ये P, ये G, ये GPG बना रही हूँ। यहाँ पे भी देखो वही GPG है। ठीक है, तो मैं ये वाला G बना रही हूँ। G है, ये OH है। ठीक है, फिर नीचे और एक G है। ठीक है, इसका है CH2OH। डन। अब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेके आओ, पूरा शुरू से देखो तो समझ में आ जाएगा। अरे भाई सिलेक्ट हो जा। फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेके आओ, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। ठीक है, क्या हुआ, ये चला गया और यहाँ पे ये चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ फिर से। G, ठीक है, O, P डबल बॉन्ड O, OH, O, CH2, G। ठीक है, डन। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, एडेनाइन का ये वाला OH, क्योंकि ऊपर वाला तो फॉस्फेट तो इस एडेनाइन के ऊपर में बिजी है। ये एडेनाइन का ऊपर वाला फॉस्फेट ऊपर के न्यूक्लियोटाइड के साथ बिजी है, नीचे वाला नीचे वाले के साथ बिजी है। मेरा कर्सर कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे समझ लीजिए U है, तो ये A U के साथ एक तरफ बॉन्ड बनाने में बिजी है, एक तरफ बॉन्ड बनाने में बिजी है। तो एडेनाइन का क्या फ्री होगा, 2 प्राइम OH ही फ्री होगा। तो एडेनाइन का देखिए ये वाला बॉन्ड ऊपर के साथ चला गया, यहाँ वाला OH नीचे के साथ चला गया, फ्री क्या रहा OH। अब ये वाला अटैक करेगा इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कैसे अटैक करेगा, ये यहाँ पे इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, ध्यान देना इसको तोड़ेगा। ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ये इसको तोड़ेगा। ठीक है, अब इसको तोड़ने की वजह से ये OH बन जाएगा एंड ये वाला चला जाएगा। एक सेकेंड कहाँ तोड़ेगा, पेन, हाँ ये वाला जो है, ये वाला देखो ये बना कैसे, इसका OH और इसके H के जाने से ये फॉस्फेट का O है, हाँ यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करने की वजह से ये वाला पोर्शन पूरा फ्री हो जाएगा। डन।
अब ये वाला पोर्शन पूरा फ्री हो जाने की वजह से ये जो फॉस्फेट है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, एडेनाइन के साथ में। और ये एडेनाइन के साथ में जब अटैच होगा तब चार्म चल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो है ये जो चला गया, ये जो चला गया यहाँ पे वापस से रिस्टोर हो जाएगा, सारा चीज़ फिर से रिस्टोर हो जाएगा, OH आ गया। अब ये वाला जो OH है ये अटैक करेगा नेक्स्ट वाले पे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या हुआ विजय, समझ में आया? रुको, समझ में आया? समझ में आया तुमको? समझ में आया? अच्छा प्रभात, आप मेरा नाम टाइप कीजिए, शैल अनअकैडमी, प्लेलिस्ट आ जाएगा। उसके अलावा उस प्लेलिस्ट में अभी ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक्स इतने ज़्यादा ऐड नहीं हुए। आपको जो भी ऐड उसमें DNA स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी सारा प्लेलिस्ट है, शैल अनअकैडमी टाइप कीजिए आ जाएगा। और अगर नहीं है कुछ टॉपिक्स तो जो टॉपिक आपको चाहिए उसका नाम मेरे नाम से ऐड करके देखिए तो शायद आ जाए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है DNA का स्ट्रक्चर, DNA का रेप्लिकेशन, DNA का टोपोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन। तो जो टॉपिक चाहिए, हो सकता है इन टॉपिक में से अगर आपको चाहिए तो मेरा नाम के साथ टाइप करेंगे, तो अगर प्लेलिस्ट में नहीं है तो मिल जाएगा। क्या यहाँ समझ में आया विजय, प्रभात? ठीक है, कहाँ से आता है लास्ट में? अच्छा रुको, देखो ये G है, ये O, ये P डबल बॉन्ड O, OH, O, CH2, ये G, ठीक है। ये जो OH है A का, उसका जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा। देखो ये हुआ कैसे, पहले वो देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे रिस्टोर हुआ। OH है, P डबल बॉन्ड है, OH, 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 ये वाटर OH, ये H और OH और H चला गया, यहाँ के बीच में बॉन्ड बन गई। अब अगर इसको तोड़ेंगे तो वापस से H और OH ऐड होगा तभी ना टूटेगा। कभी भी याद रखना, देखो ये बात ध्यान रखो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनता है ना, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कंडेंसेशन की वजह से ये होता है, मतलब वाटर लॉस की वजह से होता है। अगर वाटर ऐड कर दिया, हाँ मैं ये नहीं बोल रही थी, शायद आपको इसलिए समझ में आ रहा था, वाटर ऐड कर देंगे तो वापस से वो रिस्टोर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वाटर ऐड होगा, ये OH है, ये अगर फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फेट ग्रुप है तो ये वाटर चला गया ना, अभी वाटर वापस अगर आ जाएगा तो ये फिर से अपने अपने पोजीशन में चला जाएगा, वही हो रहा है। ठीक है विजय, थैंक यू प्रभात, थैंक यू सो मच। विजय समझ में आया? समझ में आया आपको ये बात? डन, आगे बढ़े। ये पूरा रिएक्शन समझ में आया? पूरा रिएक्शन समझ में आया? ठीक है ना? आगे बढ़े। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज को अगर हम देखेंगे तो ये चीज बहुत सारे एंजाइम्स की वजह से होता है। ठीक है, उन एंजाइम्स का पूरा लिस्ट था, लेकिन मैंने अभी और ओके मैम, अब आया समझ। इट्स बिकॉज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर, यस दैट इज रिवर्सिबल। जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन में वो गया, वैसे ही कंडेंसेशन का अपोजिट हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। सिंपल यही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कट हो रहा है। इसका OH अटैक कर रहा है। अच्छा, अब फिर इसको ट्रांस स्टेरिफिकेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि OH प्लस ईस्टर ये दोनों में रिएक्शन हो रहा है। ये OH है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो एक ईस्टर होता है ना। देखो मैं एक बार बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये O है, फिर ये P डबल बॉन्ड O है, फिर ये OH है, फिर O है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर हमारा ना ऐसे चल रहा है, ऐसे ही ना हो रहा है। ये जो है ये क्या है? एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है यहाँ पे, R P डबल बॉन्ड O OH, सॉरी R P डबल बॉन्ड O OH OR डैश। ये एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर है ये, इट इज ए फॉस्फोईस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे है,
पहले तो पी डबल बॉन्ड ओ को सर्च करते हैं कितनी बार है। पी डबल बॉन्ड ओ आर को सर्च करते हैं पहले। पी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, देखिए यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ इस तरफ से भी है, ठीक है। ये पी डबल बॉन्ड ओ है, एक मिल गया हमको, ओ एच मिल गया, आर और ओ आर डैश नहीं मिला, तो आप ओ को इसको समझ सकते हैं और आर डैश को आप इसको समझ सकते हैं, आर को आप इसको समझ सकते हैं, आपकी इच्छा जिसको समझेंगे। तो यहाँ पे 2 बार ये बॉन्ड बन रहा है, क्या, पी डबल बॉन्ड ओ आर का, आर पी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। तो पी डबल बॉन्ड ओ आर अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे 2 है, देखिए इस वजह से एक है और इस वजह से भी एक है, तो यहाँ पे 2 ईस्टर बन रहा है, ठीक है। और इसी ईस्टर के साथ में कौन रिएक्ट कर रहा है, ओ एच, इसलिए यहाँ पे ट्रांस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है। ट्रांस स्टेरिफिकेशन का मतलब है जब अल्कोहल ईस्टर के साथ रिएक्ट करता है। वॉटसन का है क्या मैम ये कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं? हाँ बेटा ये वॉटसन का है, वॉटसन से पूरा मैंने लिया है, एक एक लाइन लिया गया है वहीं से, ठीक है। लेनिंजर भी मैं कभी कभी देखती हूँ, लेनिंजर वॉटसन मिला के, लेकिन ये वॉटसन से पूरा आया समझ में। विजय आप समझ में आया तुमको कि क्यों हुआ? तो देखो ये शुगर अगर है, ये ओ है, ये पी डबल बॉन्ड ओ है, ये ओ एच है, ये ओ है CH2, फिर ये 5th पोजीशन में है, तो यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ एक है, फिर एक नया ओ की वजह से भी पी डबल बॉन्ड ओ बन रहा है, तो हमारा आर पी डबल बॉन्ड ओ आर डैश और ओ एच। अब आपकी इच्छा है, पी डबल बॉन्ड ओ तो दोनों में कांस्टेंट है, ओ एच दोनों में कांस्टेंट है, आर और ओ आर और ये आर डैश आप किसी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि आर एंड आर डैश हमारे बायोलॉजी में दे आर ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट्स। कुछ भी ऑर्गेनिक हो तो आर और आर डैश हो सकता है, लेकिन वैसे केमिस्ट्री में देखा जाए तो आर मतलब होता है ज़्यादातर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट्स है, ठीक है। तो ये था हमारा स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। अब ये सिर्फ आधा हुआ है, अब आधा होगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि उसको कैसे पता चला वहीं जाना है, उसको कैसे पता चला यहाँ जाना है, ये सब एंजाइम्स गाइड करते हैं, ये सब एंजाइम्स की वजह से होता है। फिर एंजाइम का लिस्ट भी हमको पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, तो केमिस्ट्री ऑफ स्प्लाइसिंग अभी हमने देखी। द फर्स्ट रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द 2' OH ऑफ द कंजर्व्ड A एट द ब्रांच पॉइंट, ठीक है। दिस ग्रुप एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल टू अटैक द फॉस्फोराइल ग्रुप ऑफ द कंजर्व्ड G। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो OH है इसने इसके ऊपर अटैक किया, वही पहला स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फेट एट द 5' जंक्शन बिटवीन द इंट्रॉन एंड एक्सॉन इज क्लीव्ड। ये 5' जंक्शन हुआ ना इंट्रॉन और एक्सॉन का, देखिए ये 5' जंक्शन है ना, अगर इसको देखेंगे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये एक्सॉन है 5', 3', ये इंट्रॉन है 5', 3', तो 5' जंक्शन है ना, हम इंट्रॉन के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंट्रॉन्स जा रहा है, ये इंट्रॉन का 5' जंक्शन है, तो ये जो OH है ये इंट्रॉन के 5' जंक्शन के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, और उसके बाद जो यहाँ पे OH फ्री हो जाता है, रह जाता है, अब ये वाला OH इसके ऊपर अटैक करता है। ये कहाँ अटैक किया? ये अटैक करता है, ये जो OH फ्री हुआ, कौन सा OH फ्री हुआ? 3' वाला OH फ्री हुआ एक्सॉन का। ये सब चीज़ें आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में काम आएगा जब सॉल्व करेंगे नेट का क्वेश्चन। तो ये जो एक्सॉन है उसका जो 3' एंड है उसका OH फ्री हुआ, अब उसने किस पे अटैक किया? 3' जंक्शन पे। हम 3' जंक्शन कैसे है? ये अगर एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन का 3' है, सॉरी ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, एक्सॉन का ये 3' है, ये 5' है, एक्सॉन का ये 3 है, ये 5 है, तो इसका जो एक्सॉन का 3' OH जो एक्सपोज हुआ उसने किस पे अटैक किया? दूसरे जंक्शन पे जो कि 3' जंक्शन है। हम किसके टर्म्स से बात करें? इंट्रॉन के टर्म्स में, तो इंट्रॉन के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे अटैक करेगा, मतलब 3' जंक्शन के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब क्या होगा? अब इस वजह से इंट्रॉन कट के चला जाएगा और दोनों एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे। इंट्रॉन जो कट के जाएगा एक शेप में जाएगा, इसको बोलते हैं लैरिएट फॉर्मेशन, जो कि यहाँ होता है, बाकी जगहों पर नहीं होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, तो अब कल की क्लास में हम इसको रीडिंग करना, वही चीज़ें जो मैंने पढ़ाई यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो आप रीडिंग करने के लिए ये रीडिंग करके जाना जो मैंने आपको बताई। 5' स्प्लाइस साइट समझ में आना चाहिए आपको। 5' स्प्लाइस साइट मतलब कौन सा? इंट्रॉन का 5' एंड। 3' स्प्लाइस साइट मतलब इंट्रॉन का 3' एंड, ठीक है।
और कौन सा फ्री हुआ, तो एक्सॉन का 3 प्राइम एंड फ्री हुआ। ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ना होगा, रीडिंग कर लेना, या नहीं तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट मतलब इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट मतलब इंट्रॉन का 3 प्राइम एंड। अब ये एक्सॉन का फ्री क्या हुआ, 3 प्राइम OH फ्री हुआ। ये जो इंट्रॉन है उसने लैरिएट बनाया, कहाँ बनाया, ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इस तरह से ये चैप्टर का ये शुरुआत हुआ है। ये सारी चीजें पढ़ना क्लास के बाद में ये पढ़ लेना। और ये याद रखना कि जब ये स्प्लाइसिंग होती है ना, बहुत सारा ATP खर्चा होता है, बहुत सारा, वो हम देखेंगे। और फिर ये देखो, ये यहाँ पे लैरिएट वाला स्ट्रक्चर है, जंक्शन, ये देखो एडेनाइन है, तो देखने की कोशिश करो। ये देखो एडेनाइन है, एडेनाइन का 5th वाला पोजीशन यहाँ है, वो ऊपर के साथ जुड़ा हुआ है। एडेनाइन का 3rd वाला पोजीशन देखो नीचे के साथ जुड़ा हुआ है, ये नीचे वाला है, ये वाला। और देखो ये 3 है, ठीक है, ये 2 के साथ में देखो, ये 2 है, वैसे ड्रॉ किया गया है। ये 2 के साथ देखो, इन 2 के साथ देखो, इंट्रॉन का वो जो एंड आके जुड़ता है ना, लैरिएट बनता है, वो यहाँ है। इसको बोलते हैं 3 वे जंक्शन, क्योंकि जो एडेनाइन होता है उसके 2 प्राइम OH के साथ में लैरिएट का दूसरा वाला, इंट्रॉन का वाला एंड आ जाता है। कौन सा एंड, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट आ जाता है। ये तो नीचे के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऊपर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्लास के बाद में ये वाली स्लाइड को देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। स्प्लाइसिंग मशीनरी मतलब पूरे जो भी एंजाइम्स हैं, अब उन्हें याद करना मुश्किल होता है, ये कौन सा एंजाइम आया, कौन सा गया, बहुत सारा एंजाइम्स आता है और जाता है। यहाँ पे लिखा है सारे एंजाइम्स के बारे में, और यही फिर इन सबको गाइड करते हैं, और फिर ATP को तोड़ के हमें उस प्रोसेस को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्रांच साइड, यस मैम, हर बार A का ही OH करेगा, यस हमेशा हमेशा। एंड याद रखना वहाँ पे सिर्फ A ही रहेगा हमेशा, यहाँ पे A ही है, सिर्फ इसी mRNA में नहीं, जितने भी प्रोटीन हैं हमारी बॉडी में, जितने भी mRNA हैं, सबका A में ब्रांच पॉइंट में A है। एंड सबके जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में है, सबके GU है। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट में, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट में सबका AG है, ब्रांच पॉइंट में A है। दिस इज अ कॉन्सेंसस कंजर्व्ड सीक्वेंस, याद रखना। कंसेंसस कंजर्व्ड सीक्वेंस का मतलब होता है जब mRNA, आप बहुत सारे mRNA को कंपेयर करें और उसमें देखेंगे कुछ सिमिलैरिटीज, और ये सिमिलैरिटीज लगभग सब में है, जैसे कि GU, A एंड AG, ये सब में देखा जाता है। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, ब्रांच पॉइंट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, तो इट इज कंसेंसस, सब में देखा जाता है। कंजर्व मतलब ये यही रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। जिस तरह से कुछ कंजर्व प्रोटीन्स हैं, थैंक यू प्रभात, जैसे कुछ कंजर्व प्रोटीन्स है ना, साइटोक्रोम C, पता है आपको, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C बैक्टीरिया में जैसा है वैसा हमारे में भी है, तो इट इज ए कंजर्व्ड प्रोटीन, ठीक है। वैसे ही ये एक कंजर्व तो है ही, मतलब हर यूकैरियोट में ऐसा ही होगा। उसके बाद कंसेंसस भी है, मतलब कंपेयर करने से भी पता चलता है कि सारे mRNA में ऐसा होगा लगभग, हो गया। इसलिए हमेशा A ही रहेगा, यहाँ पे हमेशा GG रहेगा, और यहाँ पे भी हमेशा GG रहेगा, क्योंकि 5 प्राइम स्प्लाइस साइट में क्या है, GU, ब्रांच पॉइंट में A है, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट में क्या है, AG, तो यहाँ पे एक्सॉन है, यहाँ पे एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है। एक्सॉन का यहाँ पे पहला आता है, लास्ट वाला आता है G, यहाँ पे भी एक्सॉन का G है। ये कंजर्व्ड है, सब जगह ऐसा ही होता है। बस एक बार शेयर कर दीजिए, किस में बेटा, क्लीवेज के लिए, तो ठीक है, कल मुझे बोलना, नहीं तो अभी बता देती हूँ, रुको। RNA क्लीवेज में CPSF एंड वो बात कर रहे हो, तो तुमने शायद, तुम्हारा शायद टाइपिंग एरर हो गया है। देखो यहाँ पे CSTF एंड CPSF क्या होता है, ये हमारे टेलिंग के एंजाइम्स हैं। ये कब ऐड होते हैं, 5 प्राइम में ऐड होने से फॉस्फोराइलेशन होने से कैपिंग का एंजाइम ऐड होता है, फिर 2 प्राइम में होने से स्प्लाइसिंग का होता है, उसके बाद में CSTF और CPSF ऐड होते हैं टेल में। अब वो क्या करते हैं, जैसे DNA में पॉली ए सीक्वेंस होता है, एक टर्मिनेशन का सीक्वेंस कह सकते हो, या टेलिंग का सीक्वेंस कह सकते हो जो DNA में है। अब ये टेलिंग का सीक्वेंस जैसे RNA में आता है कि ये टेल से जंप करके RNA में उस सीक्वेंस में आ जाते हैं। अब क्या काम है, CSTF इज द मेन क्लीवेज एंजाइम। ये क्या करता है, जैसे इस चीज को क्रॉस करता है RNA पॉलीमरेज,
कि आरएनए जो जितना बना है उसको कट करके वो आरएनए को निकाल देता है बाहर, देखिए। उसके बाद सीएसटीएफ चला जाता है। फिर कौन रह गया? सीपीएसएफ। अब सीपीएसएफ क्या करता है, किसको रिक्रूट करता है? पॉली ए पॉलीमरेज को। पॉली ए पॉलीमरेज क्या करता है? बहुत सारा एडेनाइन को ऐड करने लगता है। तो पॉली ए पॉलीमरेज देखो 3 प्राइम एंड में आ गया। यहाँ पे सीपीएसएफ ऑलरेडी है, अब बहुत सारा एडेनाइन ऐड हो रहा है। अब उसके बाद कौन आता है? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? जितने एडेनाइन ऐड हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए या उनके साथ ऐसे बाइंड करके उनके साथ प्रेजेंट रहते हैं। देखिए इस तरह से टेलिंग होता है। और टर्मिनेशन कैसे होगा? तो टर्मिनेशन के लिए आपको पता है कि टर्मिनेशन में 2 स्टेप्स हैं, 2 मेथड्स हैं। एलोस्टेरिक, ये है एलोस्टेरिक, ये है टॉर्पेडो मॉडल। और ये दोनों किसकी वजह से होता है? RAT1 की वजह से। RAT1 क्या करता है? एक ऐसा न्यूक्लियस है, आरएनएज है, जो कि एक टाइप का न्यूक्लियस है, जो कि जैसे आरएनए क्लीवेज होने के बाद में भी आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बना रहा है, ये उसको काटता है, सिंपल। तो ये RAT1 को कौन, ये तो पॉलीमरेज के ऊपर रहता है। इसको फिर हमारा जो एंजाइम है RTT103 कुछ ना, 103 RTT103 क्या करता है? ये पॉलीमरेज के साथ में लगा होता है, उसको टेल पे शिफ्ट कर देता है। RTT103 उसको लोड करता है। अब वो जैसे टेल पे शिफ्ट होता है और जैसे पॉलीमरेज आगे बढ़ गया सीक्वेंस के आगे, ये सीक्वेंस के आगे बढ़ने से टेलिंग होता है, क्लीवेज होता है। अब इसके आगे जब बढ़ जाएगा फिर भी आरएनए बनाएगा, उसको खाता है RAT1, खा के इसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है, टर्मिनेशन हो जाता है। अच्छा, CSTF एंड CPSF कब बाइंड करेंगे? जैसे स्प्लाइसिंग का एंजाइम्स बाइंड कर जाएगा ना, स्प्लाइसिंग के बाद वो बाइंड करेंगे। पहले 5 प्राइम पोजीशन में सेरीन के फॉस्फोराइलेशन होने से कैपिंग का एंजाइम बाइंड करेगा, 2 प्राइम होने से स्प्लाइसिंग का। जैसे स्प्लाइसिंग का बाइंड कर जाएगा कि उसके आगे CPSF एंड, अच्छा ये बाइंड कब करेंगे? तो ये वो सीक्वेंस के बाद बाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे देखो ना, ये तो ऑलरेडी टेल पे हैं। जैसे स्प्लाइसिंग का एंजाइम बाइंड कर गया कि उसके तुरंत बाद जैसे स्प्लाइसिंग खत्म हो जाएगी कि टेलिंग आरएनए क्लीवेज के एंजाइम्स और टेलिंग के एंजाइम्स बैठ जाएंगे टेल पे, वो आरएनए पे शिफ्ट होंगे जैसे ये सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।